Today we will start with the concept of equivalent sets. Why do we need to start with the concept of equivalent sets? Is the following argument. We already know that set is a collection of well-defined distinct objects. This is the way how we define a set. But एक set के अंदर जब आप elements देख concepts आपके पास आते हैं कि क्या उस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर आपकी स्क्रीन शेयर जो हो रही है वो दिख नहीं रही। आपको पीडीएफ दिख रही है? नहीं दिख रही सर। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं सर, अभी स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा वेट करो, विजिबल हो जाएगी। डोंट वरी। हाँ सर, विजिबल है अभी। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करके ना वो ज्वाइन हो जाता है, पीडीएफ है ना। डोंट वरी। Okay, so we have to talk about finite and infinite number of elements. Now the question is, ये टर्म जो हम यूज करेंगे, वर्ड फाइनाइट और वर्ड इनफाइनाइट, हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और या किसी और सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनको पहले कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि हर एक कोई भी वर्ड होता है, हर एक वर्ड की एक डेफिनेशन होती है, तो हमें इसको डेफिनेशन देना पड़ेगा फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे एक और लेक्चर में भी हम इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब बोला जाता है। ठीक है, दिस विल बी स्टडीड बाय अस। ओके, सो हियर दिस इज द डेफिनेशन व्हिच स्टेट्स व्हाट इज एन इक्विवेलेंट सेट। अ सेट ए is known to be an equivalent set, is said to be equivalent to another set B. एंड नोटेशन हम इसके लिए रखेंगे, दिस विल बी द स्टैंडर्ड नोटेशन थ्रू आउट। हम डिनोट करेंगे व्हेन एवर देयर विल बी टू सेट्स जो अगर इक्विवेलेंट है तो ये नोटेशन हम रखेंगे। एंड बाय द वे, व्हेन वी से दैट द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी तक एक फंक्शन मिले, तो जस्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, दैट फंक्शन नीड्स टू बी 1 1 एंड ऑन2। अगर आपके पास बाइजेक्शन है, 1 1 एंड ऑन2 फंक्शन को आप बाइजेक्शन भी बोलते हैं, आपके पास बाइजेक्टिव मैप्स है, मैप मिलना चाहिए फ्रॉम ए टू बी। अगर आपके पास ए टू बी से एक बाइजेक्शन मैप मिलता है तो देन यू से दैट द टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो बाइजेक्शन से क्या होगा एक्चुअल में कि आपके पास ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑन2 होगा। तो 1 1 होने का मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम होंगी, डिफरेंट होंगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट होंगी। और ऑन2 होने का मतलब है कि बी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो दिस इज अ वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। So if you have such a situation, then we say that the two sets are equivalent. There is a question for you. You need to think over it. ये डॉट में मैंने जो डाला आपके पास कि आपके पास अगर इफ यू वांट टू हैव अ बाइजेक्शन, वन ऑफ द कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अगर ए नॉन एम्प्टी है, बी एम्प्टी है, दैट मीन्स वन ऑफ द सेट हैज, अगर वन ऑफ द सेट एम्प्टी है, अदर इज नॉन एम्प्टी, तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन आपको ए और बी के बीच बाइजेक्शन के लिए अगर ए नॉन एम्प्टी है तो बी भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एक एम्प्टी और दूसरा नॉन एम्प्टी में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन फाइंड रीजन फॉर इट एंड यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली। तो बट इन सब के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी वंस अगेन टेल यू
कि फंक्शन की डेफिनेशन को जितना समझ सकते हैं तो उतना आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा, अदरवाइज यू विल हैव टू स्ट्रगल विद दिस चैप्टर। सो अब जब आपके पास एक डेफिनेशन हो गई तो उस डेफिनेशन को और ज़्यादा समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स करनी चाहिए, उन एग्जांपल से क्लैरिटी आ जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। पहली एग्जांपल है कि कोई भी सेट ले लो आप, टेक एनी सेट, तो कोई भी सेट इज ऑलवेज एनी सेट इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, एनी सेट A is equivalent to itself. How it is equivalent to itself? That means A कोई set है अगर आपके पास, if you have set A, you want to show that A is equivalent to itself. So according to the definition of equivalent set, I need to have a bijection map from A to A. तो आइडेंटिटी मैप जो होता है उसको प्रूफ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट आइडेंटिटी मैप इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन मैप। तो आइडेंटिटी मैप ये होता है विच डू नॉट चेंज द एलिमेंट, इट फिक्सेस ऑल द एलिमेंट्स, ये ए को ए के ऊपर ही मैप करेगा। दिस इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन एंड बाय डेफिनेशन you got a bijection from A to A, therefore A is equivalent to itself, ठीक है। But let me make you careful about the word. एक word हम use करते हैं equal sets, क्या होते हैं equal sets, और अभी में जो दूसरा word हम use कर रहे हैं, हम use कर रहे हैं equivalent set। तो equivalent set की तो मैंने आपको definition बता दी। अब equal sets की आपको definition मालूम है कि कोई set A और B हैं, you say that these two sets are equal, अगर A subset of B है और B subset of A, so this is a different scenario, वहाँ सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में आपके पास जरूरी नहीं सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो, बट सेट्स इक्विवेलेंट हो। वो जरूरी नहीं कि सेट्स इक्वल हो, बट सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट में इस तरीके से कह सकता हूँ कि इक्वल सेट्स जो हैं, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जैसे ए जो है, ए अपने के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि आप ये बोलोगे कि आपका जो इक्विवेलेंट सेट है तो वो इक्वल होंगे। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस एग्जांपल। अब देखिएगा, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज द सेट ऑफ natural numbers, and I'm going to prove that this set of natural numbers is equivalent to the set of integers. तो पहले मैं अपनी स्टेटमेंट को आपको बता देता हूँ जो मैंने पीछे बोला। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं, दे आर नॉट इक्वल सेट्स, यू नो दिस थिंग, दे आर नॉट इक्वल। इंडीड आपके पास ये प्रॉपर सबसेट है इंटीजर, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल? क्योंकि -1 आपके पास जो है, -1 आपके पास इंटीजर्स में बिलोंग करता है, लेकिन -1 आपके पास नेचुरल्स में, नॉट ओनली -1, कोई भी नेगेटिव इंटीजर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं है, बट वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और हमें इक्विवेलेंट सेट शो करने के लिए क्या करना होगा? हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से लेकर सेट ऑफ इंटीजर्स तक, और उस फंक्शन को शो करना होगा कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन बाइजेक्शन है। तो here is a function that we have defined from set of natural numbers to set of integers। और कैसे डिफाइन किया गया है ये फंक्शन? हर एक नेचुरल नंबर की कोई इंटीजर्स में इमेज होनी चाहिए। तो here we have defined this function कि if you take an odd integer, odd even number का जो इमेज होगा अंडर f that has to, sorry odd नहीं, even नेचुरल नंबर का जो इमेज हमने अंडर f रखा है, f of n होगा n/2, क्योंकि इवन है तो इवन नंबर को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं जी, ठीक है, तो वो इंटीजर बनेगा। तो अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में इमेज क्या रखी हमने? f of n की इमेज रखी हमने -(n-1/2), क्योंकि ऑड नंबर जो है, तो अगर n ऑड नंबर है तो n-1 इवन हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, तो n-1 इवन होने की वजह से उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सो n-1/2
एक इंटीजर बन जाएगा, तो हमने इसके नेगेटिव, इसकी जो नेगेटिव आएगा दैट इज अगेन एन इंटीजर, तो वो नेगेटिव इंटीजर हमने एफ ऑफ एन की इमेज रखी है। अगर एन आपके पास ऑड है, इवन है, तो सिंपली उसका हाफ लेना है। तो ये फंक्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा आपको कि ये फंक्शन कैसे रखा है। तो अब इस फंक्शन को हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन के लिए हमें शो करना है कि ये 1 1 है। फर्स्ट चीज हमने शो करनी है ये 1 1 है, और दैट वी विल शो दैट दिस इज एन ऑनटू फंक्शन। अब 1 1 कैसे शो करते हैं कि मैंने बोला 1 1 की डेफिनेशन होती है आपके पास कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, या दूसरा तरीका इसी का ही उनकी सेम नहीं होती। तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। वी विल टेक टू एलिमेंट्स, टू नेचुरल नंबर्स n में, और हम उनकी इमेजेस को सेम मान के चल रहे हैं। लेट n1 एंड n2 बी इन n सच दैट उनकी इमेजेस अंडर f सेम रख रहे हैं हम, ठीक है। और हम शो करेंगे कि n1 और n2 इक्वल नंबर्स हैं। तो अब चलो इसको शो करते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये कुछ केसेस बनेंगे हमारे पास, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से लेकर सेट ऑफ इंटीजर्स तक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर्स तक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, क्योंकि एफ ऑफ एन वन भी इंटीजर होगा, एफ ऑफ एन टू भी इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर्स या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो सो सिमिलरली आपके पास एफ ऑफ एन वन या पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए। तो हम ये सारे केसेस देखते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर, एक सेकेंड मुझे पहले इरेजर यूज करने दो, सो दैट मेरे पास क्लियर हो जाए। ओके तो देखना, मैं दो ही पॉसिबिलिटीज लूंगा, मैं दो ही पॉसिबिलिटीज लूंगा कि एक या तो दोनों के दोनों आपके पास नंबर्स जो हैं एफ ऑफ एन वन और एफ ऑफ एन टू, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास रूल आउट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल लेके चल रहे हैं। तो दोनों के दोनों नंबर जब आप ऑलरेडी इक्वल लेके चल रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी यही है कि या दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के नेगेटिव हैं। तो फर्स्ट वी इन केस वन वी सपोज दैट बोथ द नंबर्स f of n1 and f of n2 are positive integers, और ये लेकर चल रहे हैं हम, पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव कब आते हैं? तो फंक्शन की डेफिनेशन से देखिएगा, जब ये पॉजिटिव हैं दैट मीन्स ये n/2 है, क्योंकि नीचे वाला तो नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो f of n1 और f of n2 की इमेज होनी चाहिए n1 by f of n1 की इमेज होनी चाहिए n1 का हाफ, और f of n2 की इमेज होनी चाहिए n2 का हाफ। तो हम लेकर चल रहे हैं ऑलरेडी कि एफ ऑफ एन वन और एफ ऑफ एन टू इक्वल है, तो इसका मतलब एन वन का हाफ और एन टू का हाफ इक्वल है। तो 2 और 2 कैंसिल करो, तो फ्रॉम हियर यू गेट एन वन इक्वल्स टू एन टू। दूसरा केस देखिए जहां आपके पास एफ ऑफ एन वन और एफ ऑफ एन टू दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हो जाते तो उस केस में नेगेटिव मीन्स, नेगेटिव वाला केस एफ ऑफ एन वन का तभी आएगा जब एफ ऑफ एन वन की इमेज होगी माइनस एन वन माइनस 1/2, और एफ ऑफ एन टू भी नेगेटिव होने का मतलब एफ ऑफ एन टू की इमेज होनी चाहिए माइनस एन टू माइनस 1/2। अब ये वाली सिचुएशन तब आती है जब एन वन और एन टू दोनों के दोनों ऑड्स होते हैं। तो एनीवे चलिए, अगर ये इक्वल हैं तो आपके पास ये नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। दोनों साइड से पहले आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 को कैंसिल कर लो तो व्हाट यू विल हैव, आपके पास ये ब्रैकेट में रख सकता हूं मैं इसको, n1 बाई इस तरीके से है। तो 2 को कैंसिल जब आप करेंगे तो आपके पास पीछे n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 बच जाएगा। ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। फिर 1 को ऐड करो, यहाँ से एक साइड से 1 को शिफ्ट, -1 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, कैंसिल हो जाएगा 1 1, आपके पास बचेगा n1 इक्वल्स टू
n2। तो इस केस में भी आपके पास n1 और n2 इक्वल हो जाते हैं, यू डोंट हैव एनी problem. So in all the cases, whether f of n1 and f of n2 are positive or negative, what you are going to get कि जब कभी भी उनकी images equal हो जाएंगी, whenever f of n1 it will be equal to n2, this will always imply that के elements भी equal हैं. तो this means that कि जब कभी भी elements distinct होंगे तो आपकी images cannot be equal. Images को भी distinct होना चाहिए. So this proves that the function is 1 1. तो लेकिन हमें फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूफ करना है, तो अभी तो जस्ट 1 1 प्रूफ हुआ है. तो बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस फंक्शन को ऑन2 प्रूफ करना होता है 1 1 के बाद ऑन2. तो अब हम ऑन2 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ऑन2 फंक्शन क्या होता है कि आपका जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए. तो कोडोमेन यहाँ पर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो हमें शो करना है कि हर एक इंटीजर की एक प्री इमेज मिलनी चाहिए. दैट मीन्स हर एक इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलना चाहिए. सॉरी, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए इस तरीके से कि आप इंटीजर्स में हैं तो यू चूज एनी इंटीजर, तो उस इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको नेचुरल नंबर्स में कोई नंबर मिलना चाहिए सच दैट उस नेचुरल नंबर की जो इमेज हो वो m. ये आपके पास इस तरीके से ऑन2 हमें शो करना है. तो चलिए हम एक इंटीजर चूज कर रहे हैं m. हाँ जी बोलो सर. यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ये कोडोमेन में आ रहा है. कोडोमेन ही बोलते हैं ना सेट को. जब आपके पास फंक्शन x to y होता है तो इस x को डोमेन बोलते हैं हम, ठीक है. y को आप कोडोमेन बोलते हैं, है ना. इज इट क्लियर? ठीक है सर. ठीक है ना. हाँ. तो रेंज होता है, लेकिन रेंज होता है वो f of x, पूरा जो सेट ऑफ इमेजेस होता है दैट इज अ रेंज. और वो रेंज आपके पास जरूरी नहीं ऑलरेडी आपके पास y के बराबर हो कुछ सिचुएशंस में, बट यहाँ हम रेंज पूरा y के बराबर शो करेंगे, इसीलिए वो भी ऑन2 का ही है कि जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो वो ऑन2 की डेफिनेशन हो जाती है, वो ऑन2. तो यहाँ पर ऑन2 हमें प्रूफ करना, दैट मीन्स हमें z को प्रूफ करना है कि z इज एक्चुअली द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है इस तरीके से. ठीक. ओके. तो चलिए अब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज शो करनी है, तो आप एक एलिमेंट ले लो, एक इंटीजर ले लो, तो अब उस इंटीजर की प्री इमेज फाइंड करते हैं जी. तो अब अगेन फिर से वही पॉसिबिलिटीज हैं, m इंटीजर है तो m या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, पॉजिटिव की भी नेगेटिव की. तो पहले हम सपोज करते हैं कि m इज अ पॉजिटिव नंबर. तो अब पॉजिटिव में भी फिर से दो चांसेस हैं, m इवन है या ऑड है. तो पहला सब केस इसका बनेगा कि m इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. अगर m पॉजिटिव है और इवन भी है तो यू नो दैट व्हाट आर द इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2. तो देयरफॉर m हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 2. तो m विल बी ऑफ द फॉर्म 2 times p वेयर p इज आल्सो सम नेचुरल नंबर. तो इस फॉर्म का होगा. जब ये हमें पता चली, अब हम n चूज करेंगे खुद से, एक नेचुरल नंबर चूज करना है. तो n हम चूज कर रहे हैं 4 times p. वी आर टेकिंग n टू बी 4 times p, बट हमें n फाइंड करना होता है. n इस तरीके से चूज करना है कि इसकी इमेज m के बराबर आ जाए. तो लेकर इसको चूज भी हम कहाँ करेंगे, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए जी. अब n को हम नेचुरल नंबर चूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि p नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है. तो आपको मालूम है कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो यू अगेन गेट अ नेचुरल नंबर. सो 4 times p is a natural number. So clearly this n is a natural number. Now let's check the image of this n. We have to calculate f of n, f of 4p. तो f की डेफिनेशन क्या कहती है, f की डेफिनेशन ऑड और इवन पे डिपेंड करती है. अभी 4p जो है, 4p इज अ इवन नंबर, दिस इज समथिंग इवन नंबर. तो इवन नंबर की इमेज अंडर f जो है दैट इज हाफ ऑफ दैट नंबर.
तो 4p का हाफ कर दिया, 4p डिवाइडेड बाई 2, तो 4p का हाफ आ गया 2p, लेकिन 2p क्या है, 2p ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू m। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट आपके पास जो आपके n की इमेज बनी वो बनी m। तो इस सिचुएशन में ये प्री इमेज इसकी n बन जाती है। लेकिन केसेस सारे खत्म नहीं हुए, अभी तो पॉजिटिव में 2 केसेस हैं कि ये पहले इवन था, अब पॉजिटिव में देखेंगे कि ये पॉजिटिव है प्लस ऑड है। अब ऑड नंबर्स की डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि कोई भी ऑड नंबर है अगर आपके पास, तो ऑड नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म। ऑड नंबर इस फॉर्म का होता है वेयर यू इज, क्योंकि अभी m नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो u भी आपके पास नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तो m विल बी ऑफ दिस फॉर्म। तो अब हमें n चूज करना है, तो ये n चूज किया जी खुद ही यहाँ पर, n हमने लिया, u ऑलरेडी आपको मिल गया, u आप बोलोगे कहाँ से आएगा, क्योंकि वो m से आएगा, m आपके पास ऑड है। तो u आपने n चूज किया आपने 4 टाइम्स u माइनस 2, ठीक है। एंड क्लियरली ये n आपके पास अगेन नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 4 टाइम्स आप कर रहे हैं, सिंपली इसको डबल कर रहे हैं, m को डबल कर रहे हैं आप, m को डबल कर रहे हैं तो m पॉजिटिव है तो उसका डबल भी पॉजिटिव होगा। तो अब इसकी इमेज देखिएगा, ये जस्ट कैलकुलेट इट्स इमेज, let us compute its image under f। तो f of n कैलकुलेट करना है, f of n कैलकुलेट करना मीन्स 4u माइनस 2। तो लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 4u माइनस 2 है क्या, इवन है कि ऑड है। तो 4u माइनस 2 इज क्लियरली एन इवन नंबर, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इवन नंबर की इमेज अंडर f क्या होती है, उस नंबर का हाफ। तो इस नंबर का हाफ करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी हैविंग 2u माइनस 1, एंड 2u माइनस 1 इज नथिंग बट दी m। अगेन इस केस में भी आपके पास m इसकी इमेज बनती है, दैट मीन्स m की प्री इमेज आपको मिल जाती है इस केस में, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला केस चालू है कि जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसकी हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्री इमेज होगी। अब नेक्स्ट जो केस आपके पास रहता है वो रहता है कि जब आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, व्हेन यू हैव अ नेगेटिव इंटीजर। तो सपोज m इज अ नेगेटिव, अगेन नेगेटिव में भी 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में भी आपके पास या तो पॉजिटिव नेगेटिव या तो ऑड नेगेटिव इंटीजर होगा या इवन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो वो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन्ड है कि नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का इवन वाले केस में क्या करोगे आप, और m आपके पास नेगेटिव है तो ऑड है तो फिर आप क्या करोगे। तो इस तरह के हर एक सिचुएशन में, ऑल पॉसिबल सिचुएशन के जब भी कोई इंटीजर ले लोगे m, तो उस इंटीजर के नंबर मिलेगा n सच दैट उस नेचुरल नंबर की इमेज अंडर f होगी m। दैट मीन्स z के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जो फंक्शन ऑन टू बन जाता है, दैट मीन्स f ऑफ n जो आपके पास है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर बन जाता है। 1 1 हमने इसको ऑलरेडी प्रूफ किया था, तो अब ये ऑन टू भी प्रूफ किया। इसका मतलब दिस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था सेट ऑफ नंबर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर्स तक, दिस इज अ प्रोजेक्शन। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, की डेफिनेशन होती है कि जब भी 2 सेट्स के बीच में whenever you have a bijection from one set to another set, then we say that the 2 sets n and z are equivalent, or n is equivalent to z, or n is equivalent to z. Is it okay? ये क्लियर है, इसमें कोई चीज? anyone? So okay, then what I have to announce here is I have an assignment for you. मैंने इसको टीचमेंट में क्रिएट कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको इन 2 एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। यू हैव टू राइट, इनके सॉल्यूशंस लिखने हैं, और कल तक का टाइम है उसमें, और कल तक उनको वहाँ सबमिट करना है जी, ठीक है। मेक श्योर ये क्लास परफॉर्मेंस आपकी मैटर करेगी आपके मार्क्स में, आपके अटेंडेंस के मार्क्स में, ठीक है।
तो यू हैव टू बी, एवरीवन हैज टू बी, और बेस्ट सोल्यूशन हम उसमें से पिक करेंगे। ठीक है, अपने दिमाग से लिखिएगा, अंडरस्टैंड करके लिखिएगा, कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ द डेफिनेशन, यूज़ द कंसेप्ट, and use. And another thing that let me first stop this. I want to board. There is a Ashish Chaudhary has raised a hand. Ashish, you have any question? कि you have a bijection from set A to B. Directional है जी थोड़ा, you have a bijection. This is a bijection from A to B. तो हमने नोटेशन रखी ये रिलेशन टाइप थिंक करके A related to B. Now the question is कि अगर आपके पास if A related to B है तो क्या आपके पास B भी इक्विवेलेंट होगा A के? Now the question is this, and the answer to it is yes. What is the how do you prove that you have a bijection from B to A? Since we know that F from A to B is bijection, is a bijection. So and you know that bijection जब होता है मैप तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम B to A, और उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है, इज आल्सो अ बाइजेक्शन, इज अ बाइजेक्शन। हेंस अगर बाइजेक्शन हो गई तो यू से दैट B इज रिलेटेड टू A। सो आप क्या कह सकते हैं? आप therefore what we can say that therefore we say that this relation is symmetric. अगर आपने रिलेशंस पढ़े हैं तो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक। A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड आल्सो सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव तो हमने ऑलरेडी देखा था कि एवरी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव आल्सो। ट्रांजिटिव, it is a reflexive. Now we check whether it is a transitive or not. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए आपको कि ट्रांजिटिव के लिए आप सपोज करते हैं कि सपोज यू हैव दैट A is related to B and B is related to C, and you want to prove that A is related to C. That means, but first let us interpret these notations. When you say that A is related to B, and that means that is there is a bijection map from A to B is bijection. There is a bijection and there is a bijection another map, उसको G से denote करता हूँ मैं. Let there be a bijection from B to C. This is also bijection. ठीक है जी. तो you have a map इस तरीके से है. 3 सेट्स हैं आपके पास. A से B तक आपके पास bijection है. और आपके पास B से C तक भी bijection है. तो आप कंपोजिशन देखिएगा. कंपोजिशन मैप डिफाइन होगा, इट विल बी अ G कंपोजिशन एफ, और ये डिफाइन होगा A से लेकर C तक. एंड इट इज अ वेरी वेल नाउन रिजल्ट कि जब आपके पास 2 कंपोजिट मैप्स होते हैं और दो बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होता है. तो दैट मीन्स G कंपोजिशन F इज अ मैप फ्रॉम A to C, and this map is not only just a map, it is a bijection. बाइजेक्शन है. ठीक है जी. ये फंक्शन, रिलेशन फंक्शन जब आपने पढ़ा है, ये चीजें वहां प्रूफ करी हुई हैं, तो ये रिजल्ट रिकॉल करिए कि जब 2 बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होता है. हेंस जी कंपोजिशन एफ इज अ बाइजेक्शन. तो बाइजेक्शन हो गए, दैट मींस यू गॉट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम A to B, हेंस A इज इक्विवेलेंट टू C, A is related to C, hence this relation, this is transitive also. Clear है ये? Is it okay? Yes, now sir. Tell me one thing.
we have a pattern which is it is symmetric and it is transitive. ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है जो ये तीनों टाइप्स का हो? Equivalence remember relation. its name? Equivalence relation. Very good. This relation is known as equivalence relation. Yes, very good. ठीक है जी, तो ये equivalence relation बनता है जी, ठीक है. तो दैट मीन जब आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है तो इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप शो करते हो, अगर मान लो आपको कहा गया है कि शो करोगे कोई एक सेट ए है, कोई भी सेट हो सकता है मेरे, और एक सेट सी है, तो हो सकता है आपको बोला गया हो कि शो करोगे कि ये सेट ए जो है ये इक्विवेलेंट है सेट सी के. तो कभी क्योंकि सो इक्विवेलेंट शो करना इज नॉट सम टाइम एन इजी थिंग, व्हाट यू हैव टू, आपको एक बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है ए से सी तक. तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो व्हाट यू गो, यू फाइंड सम अनदर सेट ए, सो दैट आप पहले ए से बी तक एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं, और फिर एक बी से सी तक बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो सो दैट आपके पास जब ए इक्विवेलेंट टू बी हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा बी इक्विवेलेंट सी है, तो देन आप जब आपको मालूम होगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यू विल डायरेक्टली से कि ए इक्विवेलेंट टू बी है, बी इक्विवेलेंट टू सी है, हेंस ए हैज टू बी इक्विवेलेंट टू सी. आपको कंस्ट्रक्ट भी नहीं करनी पड़ेगी बाइजेक्शन, ठीक है जी. तो वी में यूज में हम इसको यूज कर सकते हैं जी.